नमस्कार। इस वीडियो में मैं धर्मवीर भारती के एकांकी आवाज का नीलाम के नामकरण की सार्थकता पर आपके साथ बातचीत करूंगा। कोई भी रचना जब उसका नामकरण किया जाता है या उसको कोई शीर्षक दिया जाता है तो वह शीर्षक उसमें वर्णित भावों का सूचक होता है। नामकरण करते समय हम देखते हैं कि वह संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, कौतूहल पूर्णता उसमें होनी चाहिए, प्रतीकात्मकता उसमें होनी चाहिए और भाव व्यंजक होने के साथ ही साथ वो सार्थक और औचित्यपूर्ण भी होना चाहिए। तो जब भी कोई लेखक या रचनाकार अपनी रचना का नामकरण करता है तो वह इन्हीं सारी बातों का या यूं कहें कि इन्हीं सारी विशेषताओं का ध्यान रखता है। अब इन सभी बातों के आधार पर यदि हम आवाज का नीलाम एकांकी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका नामकरण रोचक है, आकर्षक है और प्रतीकात्मक भी है। आवाज वैसे तो दिवाकर नाम के एक पात्र के अखबार का नाम है। वह आर्थिक तंगी से हमेशा ग्रस्त रहता है। उसकी पत्नी शीला जो कि अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज के लिए पैसे भी उसके पास नहीं हैं, इसलिए उसे धन की आवश्यकता है और इसी कारण दिवाकर अपने अखबार को नीलाम करना चाहता है या कहें कि वह उसे बेचना चाहता है। अब व्यंजना के स्तर पर उसका अखबार जिसका नाम आवाज है, भूखी नंगी और गरीब जनता की यथार्थ स्थिति को, उनकी वास्तविक समस्याओं को प्रकाशित करने वाला है। उनकी आत्मा और सच्चाई की आवाज है वह समाचार पत्र और उस आवाज को सेठ बाजोरिया अपने धन के बल पर खरीदना चाहता है। जनता की आवाज को धन के प्रभाव से दबाना चाहता है। वह पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है और स्वार्थी एवं मानवीय मूल्यों से रहित है। इस प्रकार के कथानक का चित्रण धर्मवीर भारती ने किया और अपने इस एकांकी का नाम रखा आवाज का नीलाम। इस तरह से यदि हम देखें तो नामकरण पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि एकांकी में जो उद्देश्य धर्मवीर भारती लेकर चले हैं उसकी सशक्त व्यंजना भी हुई है। एकांकी में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर धर्मवीर भारती हमारे सामने प्रस्तुत हुए। दो पात्र हैं कथानक में, एक दिवाकर और एक सेठ बाजोरिया। दिवाकर आवाज नामक इस समाचार पत्र का मालिक है और उसका संपादक का कार्य भी वही देखता है। अपने समाचार पत्र के माध्यम से सेठ बाजोरिया जैसे पूंजीपतियों के काले कारनामों के खिलाफ लिखता रहता है। इस कारण उसे बहुत बार अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाचार पत्रों को निकालने के लिए लोग कई बार इतने अधिक पागल हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर तक भी बेचने पड़ते हैं, अपने परिवार को भी मुसीबत में डालना पड़ता है। और वही दिवाकर के साथ भी होता है। उसने अपना मकान बेचा, अपनी पत्नी का वह ठीक से इलाज नहीं करा पाया और पत्नी इलाज के अभाव में और घर गृहस्थी के साथ वस्तुओं के अभाव में कंकाल सी बनकर रह जाती है। दिवाकर बाजोरिया के सामने अडिग रहता है, लेकिन बहुत अधिक बीमार होने पर उसकी पत्नी को बचाने के लिए वह अच्छे से अच्छा इलाज करवाना चाहता है और इसी परेशानी में वह अपना समाचार पत्र बेचने के लिए तैयार होता है और
उसी के कारण वह बाजोरिया के पास जाता है। दोनों में वार्तालाप होता है, बातचीत होती है। दिवाकर वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में पनप रही स्वार्थपरता पर कटाक्ष करता है और कहता है कि अखबारों में आत्मा की आवाज अब नहीं है। लोग भड़कीले चित्रों वाले अखबारों को पसंद करते हैं। अखबार आजकल के संपादकों ने केवल दुकान के रूप में इस्तेमाल करने का एक साधन बना दिए हैं। भड़कीले चित्रों वाले अखबार जो है वो पसंद किए जाते हैं। उदाहरण देते हुए वो कहता है कि चटर्जी भी ऐसे ही संपादकीय लिखता है और वह इसी प्रसंग में सेठ बाजोरिया को भी थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दिवाकर कहता है कि मैं अपना सामान बेचकर अपने खून से अखबार छापूंगा, परंतु अपना अखबार नहीं बेचूंगा। तभी अस्पताल से टेलीफोन आता है। दिवाकर की पत्नी के लिए कुछ दवा मंगानी है और तभी बाजोरिया को दिवाकर लाचार होकर अखबार खरीदने का प्रस्ताव करता है। रजिस्ट्री के कागजों पर हस्ताक्षर तक हो जाते हैं, लेकिन तभी फोन आता है कि दिवाकर की पत्नी अब नहीं रही। डॉक्टर के इस फोन से दिवाकर अपना इरादा बदल देता है और अपना अखबार न बेचने की बात कहकर बाजोरिया से रजिस्ट्री के कागज वापस मांगता है। बाजोरिया उसे पागल बताकर वहां से कागज सहित भाग जाता है और उसके पीछे पीछे दिवाकर भी कि आवाज नहीं बेचूंगा, आवाज नहीं बेचूंगा, ये कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागता है और एकांकी यहीं समाप्त भी हो जाता है। तो यदि हम देखें तो वर्तमान में समाचार पत्रों और पूंजीपतियों के नियंत्रण और सामाजिक मूल्यों पर व्यावसायिक स्वार्थी प्रवृत्ति के अंकुश पर इस एकांकी में तीखा व्यंग दिखाई पड़ता है। जनता भी आजकल बाहरी चमक दमक और दिखावे से आकृष्ट होती है। खूबसूरत कवर वाले भड़कीले समाचारों वाले समाचार पत्रों को सब पसंद करते हैं और इस बीच में सच्चाई जानने की चेष्टा किसी की नहीं रहती। गरीब जनता की आवाज कोई नहीं सुनता। स्वार्थ और दिखावे के लिए अखबारों का उपयोग किया जाता है और इस तरह का कथन व्यक्त करने के कारण इस एकांकी को हम सफल कह सकते हैं। रंगमंच की दृष्टि से भी यह एकांकी सफल है। 2 पात्र हैं, साधारण सा कमरा है, केवल फोन पर दिवाकर की पत्नी की बीमारी की या उसके निधन की सूचना आती है। साज सज्जा की दृष्टि से देखें तो एकदम सामान्य साज सज्जा से काम चल सकता है। तो इस एकांकी को बड़े आसानी से हम रंगमंच पर प्रस्तुत भी कर सकते हैं। अभिनेता की दृष्टि से रंगमंचीय निर्देश भी एकांकी में दिए गए हैं और मनोभावों के उतार चढ़ाव को भी संकेतों से बताया गया है। इस एकांकी में कथोपकथन भी बहुत सशक्त और प्रभावी हैं। दिवाकर गरीब जनता और मानवतावादी विचारधारा का पक्षधर है, तो बाजोरिया स्वार्थी, ढोंगी और शोषण करने वाले पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के कथोपकथनों से उनकी चारित्रिक विशेषता और चारित्रिक विकास को स्वाभाविक गति भी मिलती है। काल, कार्य और स्थान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, यानी संकलन त्रय की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, तो आवाज समाचार पत्र का संपादक दिवाकर अपने समाचार पत्र के माध्यम से वर्तमान में सत्य और ईमानदारी के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। बाजोरिया जैसे सेठों के काले कारनामों का वह पर्दाफाश करता है। बाजोरिया धन के बल पर उसकी आवाज को खरीदना चाहता है, लेकिन अंत में दिवाकर अखबार बेचने से मना कर देता है और यह घटना एक ही स्थान पर 1-2 घंटे के अंदर घटित होती हुई दिखाई दे जाती है। इस प्रकार यदि हम काल की दृष्टि से देखें, कार्य की दृष्टि से देखें और स्थान की दृष्टि से देखें, तो एकांकी पूर्णतः सफल है। इसलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर भारती का यह एकांकी
आवाज का नीलाम वर्तमान सामाजिक परिवेश की यथार्थता पर आधारित है और इसका नामकरण पूर्णतया उचित है, सही है, स्पष्ट है। धन्यवाद।